बात करेंगे अब ख़ास तौर पे अचीवमेंट्स की, जिस तरह हम पहले बात कर रहे थे। अच्छा, मर्दों के साथ साथ पाकिस्तानी ख़वातीन भी इन्होंने हर मौके पर आयशा अपना लोहा मनवाया है और बताया है कि पाकिस्तानी ख़वातीन जो हैं किसी से कम नहीं हैं। ऐसी ही पाकिस्तान का एक रोशन चेहरा, ऐसी ही एक ख़ातून नायला कियानी, जिन्होंने बड़े बड़े पहाड़ सर किए। अच्छा, आप ये देखें कि एक ख़ातून का इतनी माउंटेन क्लाइंबिंग करना और इतना पहाड़ों को सर करना ये आसान बात नहीं है। और इन्होंने अपने बच्चे की पैदाइश के चंद माह बाद ही आयशा ये दोबारा से ज्वाइन कर लिया था और दुनिया की 12वीं बुलंद तरीन चोटी है जो उन्होंने सर की है। हज़ारों मीटर बुलंदी पर है। इन्हें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से भी अवार्ड से नवाजा गया है। कल 14 अगस्त पर सितारे इम्तियाज से उनको नवाजा गया है। और उसके साथ साथ आप ये देखें कौन सी ऐसी चोटी है जो नायला ने सर नहीं की है। अच्छा, नांगा पर्वत की बात करें, केटू की बात करें, 8 ऐसी चोटियाँ हैं जो इन्होंने सर कर ली हैं, जिसमें बहुत सी चोटियाँ, जिसमें नागा पर्वत है और ये ग्लेशियर बम 2 है, बम 1 है, इसके अलावा K2 नागा पर्वत और बहुत सी ऐसी माउंट, नाम भी लेना कितना मुश्किल है इनकी, जिन्होंने इन्होंने ये सर की हैं। और ये देखें ज़रा, यकीनन नायला पाकिस्तान का फ़ख्र हैं, पाकिस्तान की शान है और नायला कियानी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया नायला, वेलकम टू न्यूज़ मॉर्निंग। जिस तरीके से आपने पाकिस्तान का नाम रोशन किया है और एक खातून होते हुए इतनी बड़ी बड़ी दुश्वार गुजार चोटियों को आपने सर किया है, आप यकीनन दाद की मुस्तहिक भी हैं। नायला, सबसे पहले तो ये बताइएगा, उससे पहले हमने देखा कि आपकी जो शादी का फ़ोटोशूट था, इनका फ़ोटोशूट भी पहाड़ों के दामन में हुआ है, केटू की चोटी पर हुआ है। तो ये उसके बाद फिर आपने इसी चोटी को सर भी किया, तो ये इत्तेफाक था या शुरू से ही आपका पैशन था, सोचा हुआ था आपने कि ये काम करना या फिर शादी के टाइम फोटोशूट के दौरान आपने ऐसा सोचा हो कि कभी आप ये चोटी भी सर करेंगी? वो पैमाओं को K2 बेस कैंप पे देख के जो क्यूरियोसिटी पैदा हुई, उसको पूरा करते करते मैं स्टेज पे हूँ, ये मैंने कभी भी नहीं सोचा था। लेकिन आई थिंक उसके बाद मुझे ख़ुद भी एहसास हुआ कि कभी कभी हम बड़े ख्वाब नहीं देखते हैं, हम अपने बड़े गोल बनाते ही नहीं हैं, बिकॉज़ हमें लगता ही नहीं कि वो पॉसिबल है। जो मैंने काम किया है 2 साल में, जितनी पीक समिट की हैं, एक भी पीक समिट करना पाकिस्तान में लड़कियों के लिए इम्पॉसिबल समझा जाता था। तो ये मैंने 2 साल में बीइंग अ मदर, बीइंग अ वाइफ, बीइंग अ फुल टाइम करियर वुमेन, सब कुछ पॉसिबल किया है। तो ये आई थिंक मेरी स्टोरी इस बात का प्रूफ है कि आप जो भी अगर आपके पास आपके बड़े ड्रीम्स हैं और आपको लगता है कि वो पॉसिबल नहीं हो, आप उनको पॉसिबल बना सकते हैं। आपको सिर्फ अपने आप पे एतमाद होना चाहिए, सेल्फ बिलीफ होना चाहिए और हार्ड वर्क, फैमिली की सपोर्ट के साथ। 3 है और नेपाल की, आप पाकिस्तान की 5 की 3 चोटियाँ कुल मिला के जो अभी आपने सर की हैं, 8 हो गई टोटल। मज़ीद आपके क्या प्लान्स हैं, क्या ख्वाब आपने देखे हैं और आगे का क्या इरादा है आपका? अरे पाकिस्तान की 5 पीक समिट की हैं, नेपाल की 3 की हैं और जैसे मैंने पहले बोला, दुनिया में 14 पीक्स हैं, हाईएस्ट पीक्स विच आर अबव 8000 मीटर्स। उसमें से मेरी 6 रह गई हैं और मेरा इरादा ये है कि जो बाकी पीक्स रह गई हैं 6, उनको जितनी जल्दी कर सकूं और जितनी भी हो सकती हैं, क्योंकि ये बहुत रिस्की काम है। ये माउंटेनियरिंग इज़ लाइक पज़ल, मुख्तलिफ पज़ल पीसेस आपको सारे इकट्ठे करके पिक्चर पूरी बनती है। तो अगर हेल्थ है, फंड्स हैं, फ़िटनेस है, मौसम अच्छा है, टीम अच्छी है, सब कुछ है, तो वो पीक्स होती हैं। तो मेरा 14 का ऑफ कोर्स इंशाल्लाह प्लान है, लेकिन मैं फ़िलहाल यही चाहती हूँ कि जितनी भी हो सकती हैं, जितनी जल्दी हो सकती हैं मैं करूँ और इंशाल्लाह जो बाकी पीक्स भी हैं उन पे पाकिस्तान का झंडा लेके आई बी द फर्स्ट पाकिस्तानी फ़ीमेल, अगर मैं इस मकसद में कामयाब होती हूँ। और मेरा ये प्लान है कि इंशाल्लाह अगर सारी सपोर्ट रही, फंडिंग रही, हेल्थ रही, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर मैं ये अपना प्लान पूरा करना चाह रही हूँ, ताकि क्योंकि बहुत टाइम कंज्यूमिंग है एंड आई वांट टू फिनिश एज सून एज पॉसिबल। आप वो भी करेंगे जो आपने चाहा, कैसे आप आगे भी अपने अज़ाइम रखती हैं पहाड़ों को सर करने के हवाले से। अच्छा, ये बताएं, कोपेमाई तो बड़ा एक महंगा शौक़ है और इसके लिए फ़ंड्स की बहुत ज़रूरत होती है, तो कैसे फ़ंड्स को आप मैनेज करती हैं? कोपेमाई बहुत महंगा शौक़ है, बिल्कुल। और मैंने अपनी पहली जो पीक की थी वो खुद ही फाइनेंस की थी। उसके बाद क्योंकि रिकॉर्ड बन गया था पाकिस्तानी लेवल पे, तो एक ऑर्गेनाइजेशन है बिल्किस एंड अब्दुल रज़ाक फाउंडेशन, जो कि मुझे उसके बाद काफ़ी सपोर्ट कर रही हैं।
और जब भी मैंने लास्ट मिनट उनसे बहुत कम नोटिस में भी उनसे फंडिंग की रिक्वेस्ट की है, दे एक्चुअली अप्रूव्ड इट। मुझे कभी तो भरोसा भी नहीं था कि इस दफ़ा इतनी जल्दी इतना कम नोटिस दिया है मैंने। तो ये फंडिंग एक्चुअली पाकिस्तानी माउंटेनियर्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि नहीं हो सकता और इतनी स्पीड से आप ख़ुद अपने पॉकेट से नहीं लगा सकते। तो बहुत से टैलेंटेड गिलगित बल्तिस्तान में माउंटेनियर्स हैं, उसके बाहर भी हैं जो कि फ़ंडिंग का वेट कर रहे हैं। तो मेरी यही अपील होगी गवर्नमेंट से भी और प्राइवेट सेक्टर से कि माउंटेनियरिंग पाकिस्तान का, मतलब क्रिकेट तो ऑलरेडी वेरी पॉपुलर है, बहुत पॉपुलर है। हमारे पास दुनिया के 7,000 से ऊपर जो माउंटेन्स हैं वो दुनिया में सबसे ज़्यादा हमारे पास है, नेपाल से भी ज़्यादा है। तो हमारा होम ग्राउंड है। तो इस स्पोर्ट पे भी इसको प्रमोट करने के लिए प्राइवेट सेक्टर को, गवर्नमेंट को माउंटेनियर्स की सपोर्ट करनी चाहिए, इसके इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करना चाहिए, क्योंकि नेपाल को और पाकिस्तान को बिल्कुल गवर्नमेंट तक आपका मैसेज भी पहुंच गया और आपको सितारे इम्तियाज़ वाज़ा किया। यकीनन ये फंडिंग के हवाले से भी कोई ना कोई पाइपलाइन में होंगी चीज़ें और आपको हेल्प आउट भी करेंगी। ये बताएं कि जो कोहिमा होते हैं वो ऑक्सीजन के बगैर उनका जाना, चोटी सर करना बहुत बड़ा एक ख्वाब होता है, बहुत मुश्किल भी होता है, लेकिन उनका ड्रीम भी होता है, बड़ी अचीवमेंट होती है। आपका ऐसा प्लान है कि आप ऑक्सीजन के बगैर कोई चोटी सर करना चाहें? बिल्कुल कोहिमा सब नहीं एक्चुअली, क्योंकि रिसेंटली पिछले कुछ सालों में बहुत से चेंजेस आए हैं। जो प्योर अल्पिनिज़म है उससे हट के एक और तरह की माउंटेनियरिंग स्टार्ट की है, जिसको मेरे ख़्याल में, जैसे मैं बॉक्सिंग भी करती रही हूँ, एमेच्योर बॉक्सिंग है, प्रोफेशनल बॉक्सिंग है, जो डिफरेंट लेवल्स हैं उसके, इसी तरह क्रिकेट के भी डिफरेंट लेवल्स हैं। मेरी नज़र में इसी तरह बिल्कुल भी जो प्योर अल्पिनिज़म है, बग़ैर ऑक्सीजन के, बग़ैर पोर्टर शर्पा की सपोर्ट के, वो एक तरह की वो बहुत ज़्यादा रिस्की होती है। और दूसरी जो टू बी ऑनेस्ट मैं भी कर रही हूँ, जो ऑक्सीजन के साथ और शर्पा पोर्टर्स की सपोर्ट के साथ माउंटेनियरिंग होती है, ये भी बहुत ज़्यादा रिस्की है। इसका ये मतलब नहीं रिस्क कम हो गया है, लेकिन अगेन ऑफ कोर्स प्योर अल्पिनिज़म इज़ मच मोर रिस्कियर। मेरा ऑफ कोर्स ड्रीम है कि मैं कोई ना कोई पीक ऑक्सीजन के बगैर 8,000 प्लस, क्योंकि 7,000 तक तो मैं जाती हूँ ऑक्सीजन के बगैर, 7,400 तक गई हूँ। लेकिन इशू ये है एक कि रिस्क बढ़ जाता है, और मेरे घर वाले भी इतने ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं हैं कि ज़्यादा रिस्क बढ़ाया जाए, क्योंकि मेरी 2 छोटी बेटियां हैं, एक 2 साल की, एक 4 साल की। तो मैं अपनी तरफ से रिस्क जितना कम कर सकती हूँ वो करती हूँ, एंड एट द सेम टाइम आई ट्राई टू मेक इट एज हार्ड फॉर मी एज पॉसिबल। इसलिए मैं 7,000 से नीचे, बहुत से क्लाइंबर 6,000 से 5,500 से भी यूज़ करते हैं ऑक्सीजन, विच आई नेवर डू। मेरी लिमिट है 7,000, लेकिन इंशाल्लाह आई विल डेफिनेटली ट्राई 1 पीक एटलीस्ट अपनी बॉडी को टेस्ट करने के लिए कि मेरा बॉडी और माइंड मुझे कितनी देर तक आगे विदाउट ऑक्सीजन लेके जा सकते हैं। बिल्कुल नाइला आप करें, लेकिन मैं तो आपको सजेस्ट ये करूँगा, या हमारी रिक्वेस्ट होगी कि जिस चीज़ में रिस्क है तो रिस्क लेने की कोशिश आप ना करें। बाकी अच्छा ये बताएं कि आप पहली खातून हैं दुनिया की जिन्होंने बच्चे की पैदाइश के चंद माह के बाद 8,000 बुलंद चोटी जो है मीटर की सर की है। तो ये कैसे मुमकिन हुआ नाइला? ये कितना चैलेंजिंग था आपके लिए बच्चे के बाद? बिल्कुल, कश्यपम 2 मैंने जो 2 साल पहले सबमिट की थी, वो अपनी बेटी की डिलीवरी के 6.5 महीने बाद मैंने एक्सपीडिशन स्टार्ट किया था। मेरी फैमिली बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है। आई थिंक आई वाज एबल टू डू इट, क्योंकि पूरी की पूरी फैमिली अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सपोर्टिव है, लेकिन हस्बैंड ने बहुत साथ दिया, उन्होंने बहुत सपोर्ट की, वो बच्चों के साथ बहुत हैंड्स ऑन है। तो उसकी वजह से मुझे ये जहन में ज़हनी सुकून था कि वो बच्चों को कोई पीछे प्रॉब्लम नहीं होगा। और दूसरा मेन रीज़न ये था कि मैं इंटरनेशनल बैंक के लिए फ़ुल टाइम जॉब करती थी, और मैटरनिटी लीव में मैं जाना चाह रही थी, क्योंकि मुझे पता था कि बाद में छुट्टी नहीं मिलेगी, और वही प्रॉब्लम हुआ था उसके 1 साल बाद मुझे छुट्टी नहीं मिली थी ऑफिस से। तो लेकिन शुरू में मैं लोगों की बातों से बहुत डर रही थी कि लोग बातें बनाएंगे क्या है, लेकिन देन अगर आई नो कि मेरे बच्चों की लुक आफ्टर प्रॉपरली हो रही है, वो फुली सेफ हैं, पूरी फैमिली सपोर्ट कर रही है, हस्बैंड बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है, तो फिर लोगों की बातों से क्या डरना।
लेकिन उसके अलावा मुझे एक बात की खुशी थी, क्योंकि जब मैं गर्शरबम 2 सबमिट करके नीचे आई थी तो मुझे एक गायनेकोलॉजिस्ट ने बोला था कि शी इज़ सो हैप्पी, क्योंकि हमारी सोसाइटी में बोला जाता है कि लड़कियों को डिलीवरी के बाद औरतों को एक्सट्रीम मतलब एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए। ये शायद थोड़ा इन दिनों में चेंज हो रहा है, लेकिन फिर भी बहुत सी ख़वातीन नहीं करती हैं बिकॉज़ वो डरती हैं कि बॉडी को लॉन्ग टर्म डैमेज नहीं हो। लेकिन वो गायनेकोलॉजिस्ट ने जो बात मुझे बोली थी कि मेरी रियल एग्जांपल शी कैन गिव टू वुमेन, कि आप 4 वीक के 6 वीक के बाद रेस्ट के बाद, डिपेंडिंग ऑन व्हाट टाइप ऑफ डिलीवरी इट इज़, आप डॉक्टर की एडवाइस के बाद आप अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट कर सकती हैं। तो ये मेरे लिए आई थिंक इसमें पूरी हमारे साथ एक मौजूद जो थी पर्सनल कोहपेमाएँ और पहली फ़ीमेल कोहपेमाएँ जिन्होंने 8 चोटियाँ सर की हैं, और वो भी एक बच्ची के साथ। डिलीवरी के 6.5 माह के बाद उन्होंने ये काम शुरू कर दिया था। और वजादा आपने बात सुनी कि उनके पार्टनर की बहुत ज़्यादा सपोर्ट थी।